जय हिंद, नमस्कार। देखो, क्षेत्रमिति का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं और इसमें त्रिभुज चल रहा है और त्रिभुज का लेक्चर नंबर 3 है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ सीखते हुए जा रहे हैं। अगर आप इन सब में से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आरआरबी, एसएससी या फिर स्कूल स्टूडेंट भी हैं, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक से एक बढ़कर बेहतरीन ट्रिक हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भी। देखो, पहला क्वेश्चन जो लिया गया है क्या है भाई, कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 11 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि डेसिमल में है, सारा दशमलव में दिया हुआ है उत्तर। ठीक है, तो जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होती है तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हीरोज फार्मूला से निकलता है। और हीरोज फार्मूला क्या होता है भाई पीछे के वीडियोस में भी बता चुके हैं कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। जहाँ s क्या है, s होता है अर्ध परिमिति। ठीक है, s क्या होता है भाई, s होता है अर्ध परिमिति, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। और ए बी सी क्या है, 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की। ठीक है, तो आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे 3 भुजाएं बड़ा अजीब है, अगर इनको जोड़ोगे तो 11, 7, 18 और 5 23 आएगा। मतलब s का मान आ रहा है 23/2। अब आप देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ 23/2, 23/2 घटाओ 5, 23/2 घटाओ 7, 23/2 घटाओ 11 होगा। ठीक है, और अगर दशमलव में बदल दिए तो 11.5 में से सबको घटाना पड़ेगा और कोई भी बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि रूट, एक तो ऊपर रूट है और अंदर में भिन्न या दशमलव वाली संख्याएं अगर बची हुई हो तो उसको गुना करना, उसके बाद वर्गमूल करना बहुत टफ काम है। ठीक है, इतना तो महसूस हो जाता है इस 23/2 को देखते ही कि भिन्न रहेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझो किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान करना है और आंसर को ढूंढ के निकालना है। एग्जाम में देखो आप लोग को ये तो रहता नहीं है कि हाँ बना के दिखाना है, क्या करना है भाई, आंसर बताना है, आंसर टिक करना है, चाहे जैसे भी आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 23/2 इंटू 23/2 घटाओ पहले कौन, 5 एक भुजा, फिर 23/2 गुना सॉरी घटाओ दूसरा भुजा कितना है 7, फिर 23/2 घटाओ तीसरा भुजा 11, ब्रैकेट बंद और पूरे पर रूट है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, रूट अंडर 23/2। ध्यान से समझना, इसको गुना करोगे 5 दूना 10, 23 में से 10 गया तो कितना आ गया 13। लो, और खतरनाक चीज आ गया। ठीक है, इसका वर्गमूल भी मुश्किल है। उसके बाद फिर 7 दूना 14 घटाओगे 23 में से तो 14 10 24 होता है 9/2 गुना 11 दूना 22 घटाओगे तो 1/2। अब देखो नीचे 2 4 बार है तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा और इस 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब आगे आगे कितना भाई 3/4। और रूट के अंदर रह गया कौन, 23 गुना 13। दोनों का वर्गमूल करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3/4 गुना 23 गुना 13 को क्या लिखेंगे, तो गुना करके देख लो, 13 तिया 39 का 9, बाकी का 3, 13 दूना 26 और 3 29। अब देखो यहाँ 299 है और 299 भी बहुत अजीब सा संख्या है, वर्गमूल करना मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, निकटतम मान प्राप्त करने वाला तरीका। तो 299 के सबसे नजदीक कौन सा बढ़िया सा संख्या है, तो 300 है। और 300 को क्या कह सकता है कोई, 3 गुना 100। तो अगर रूट के अंदर में 299 की बजाय 300 रहता तो 3 गुना 100 होता है ना। मतलब ये लगभग बराबर किसके आएगा, 3/4 गुना रूट अंडर में 300। और मतलब कि रूट अंडर में 3 गुना 100 और 100 में से 10 बहुत आसानी से बाहर आ सकता है, रूट के अंदर बचेगा 3, है ना। अब देखो इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या लेके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा इससे जस्ट छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा ओरिजिनल आंसर जो होना चाहिए, है ना। तो इसको आप क्या कह सकते हैं भाई कि रूट 3 का मान तो सबको पता है ना, रूट 3 का मान पता है ना सबको। रूट 3 का मान पता है, कितना होता है 1.732। और यहाँ पे कितना है 3/4 गुना रूट 3 का मान होता है कितना 1.732। तो इसको कोई 10 से गुना करेगा तो 17.32 आएगा। और इसमें अगर 4 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और गुना करेंगे तो कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12.99, है ना, ये आएगा। अब 12.99 से जस्ट छोटा कौन सा ऑप्शन है देख लिया जाए, जस्ट छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका सही उत्तर होगा। आया बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऐसे क्वेश्चन में आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम का तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि इस तरह का अगर डाटा होगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल फंसने वाला है। तो इसको तभी हाथ लगाना, तभी अटेम्प्ट करना जब लास्ट में समय बच जाए आपके लिए।
ठीक है, कि क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, कुछ एक मुश्किल क्वेश्चन को टिक करके मार्क करके रखा हुआ है, तो इसको करना, ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन में समय बर्बाद करना कहीं भी फायदेमंद नहीं है। अगला देखो, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो 12 सेंटीमीटर आधार वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। और ये किसके बराबर है भाई, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, भुजा का वर्ग। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आधार है 12, ऊंचाई पता करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल 12 गुना 12 हो जाएगा। तो भाई 1 12 दूसरे 12 से कट जाएगा, h का मान हो जाएगा 12 दूना 24, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, है ना। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दी हुई है 10 और 4, तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो कौन सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, कैसा त्रिभुज है इस बात पे नहीं जाना है। यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है, मान लो एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा a है, ठीक है। और यहाँ इस a का रेंज पूछ रहा है कि a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो देखो त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो असमयिका है, इन इक्वालिटीज, वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो तीसरी भुजा होती है वो हमेशा बाकी के दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, ठीक है। मतलब ये जो तीसरी भुजा है ये हर हालत में छोटी होगी अन्य दो भुजाओं के योग से, और हमेशा बड़ी होगी अन्य दो भुजाओं के अंतर से। मतलब 10 घटाओ 4 से हमेशा बड़ी होगी, और 10 जोड़ 4 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्यों होता है ये, अभी आप लोग को प्रैक्टिकली हम समझाएंगे। अभी देखो 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6, और उससे बड़ा है a, और a छोटा होगा किससे, 10 जोड़ 4 14 से। आया बात समझ में। अब देखो सीधी सी बात है, मेरा ऐसा कहना इसलिए है, मेरा क्या कहना है ये तो बहुत जमाने से चलता चला आ रहा है, जो कि आपको भी मानना पड़ेगा। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कहना ये है कि जैसे देखो मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, अगर ये जो तीसरी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती, ठीक है। तीसरी भुजा जो है, ये जो तीसरी भुजा है, ये मान लो तीसरी भुजा, ये हरा वाला, ठीक है, ये अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती, तो अन्य दो भुजाएं कितनी होती, एक भुजा इतनी होती, और दूसरी भुजा जो है वो इतनी होती। क्योंकि योग के बराबर होती तो दोनों के जोड़ के बराबर होती, तो दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर अगर कर दोगे तो वो फिर त्रिभुज बन कहाँ पाएगा, तो उसी लाइन पे हो जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा जो है दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए, तो वो भी इसी में मिल जाएगा। इसी में कैसे मिल जाएगा, ये जो तीसरी भुजा है वो इस तीसरी भुजा जो है वो इस लाइन लाल वाले को मानो, ठीक है। ये लाल वाला जो है इसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये हरा खींचो, ये जो हरा है कंप्लीट लेंथ, इस हरा और इस ब्लू वाले के अंतर के बराबर है। लाल वाला जो है इस हरा और ब्लू वाले के अंतर के बराबर है, तो अगर अंतर के बराबर हुआ तो तीनों लाइन एक दूसरे पे पड़ जाएगा, ठीक है, तब भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो आया बात समझ में, एक ही बात को घुमा फिरा के दो तरीके से कहा गया है और कुछ नहीं है। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। जनरली ये आप कहीं किसी किताब में नहीं देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। थ्योरेटिकली तो पेपर पे आपको कैलकुलेट करके ड्राइव करके बता देगा, वो सॉल्यूशन बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन होता क्यों है महसूस करना जरूरी है गणित को, ठीक है। देखो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई, 81, इसके कर्ण की लंबाई बताइए, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है आप लोग को बताए थे हम, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर है, ठीक है, दो भुजा बराबर है। अब देखो दो भुजा बराबर कैसे है भाई, जैसे ये त्रिभुज अभी कितना दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है दो भुजा, और एक 5.7 दिख रहा है, ये समद्विबाहु समकोण है, ठीक है। दो भुजा बराबर साथ में 90 डिग्री। आ रहा बात समझ में। अब देखो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल 81 है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है ना वो वर्ग का आधा होता है, अगर ऐसे करके मिला दोगे इसको तो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ये मान के चलेंगे कि ये वर्ग का आधा हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें एक भुजा इधर a है, दूसरा a है, तो वर्ग का भी कर्ण √2a होता है, पढ़े हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल दिया है तो कर्ण की लंबाई बताइए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार भी a है, ऊंचाई भी a है, और कितना है भाई 81। तो a² का मान कितना, 81 गुना 2, तो a का मान कितना
√81 गुना 2 मतलब 9√2। ये हो गया भुजा, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भुजा। ठीक है, अब इसमें कर्ण का लंबाई पूछा जा रहा है, तो कर्ण कितना हो जाएगा भाई, ये कर्ण कितना हो जाएगा, तो √2 है, मतलब √2 गुना 9√2, √2 गुना √2 2, 9 दुना 18 हो गया कर्ण। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, कुछ मजा आ रहा है। देखो मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। गणित बहुत मजेदार चीज़ है, जिससे भी पूछोगे ना, जो जिसको गणित अच्छा लगता है बोलेगा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ है, और जिसको नहीं पसंद हो बोलेगा कि सबसे वाहियात सब्जेक्ट, जो सबसे नहीं पसंद होने वाला सब्जेक्ट वो मैथ है। ठीक है, तो इसका खासियत यही है कि जिसको पसंद आता है दिलो जान से पसंद आता है, जिसको नहीं पसंद आता है वो दिलो जान से नफरत करता है इससे। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। ठीक है, दो भुजाओं का माप 6 और 3 है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या निकालें। अभी देखो जो पीछे हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन किए थे, उसी संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है, ध्यान देना, देखो यहाँ भी आ जाते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे तीसरी भुजा का रेंज पूछा गया, तो 6 से लेकर 10 तक होगा। इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कुल कितने तरह के त्रिभुज बन सकते हैं अगर इस भुजा की लंबाई a जो है ये पूर्णांक संख्या है, तो फिर a का मान क्या क्या होता है ये आप बता पाते? क्या होता भाई, 7, 8, 9, यही 3 पूर्णांक संख्या 6 से 10 के बीच में आते हैं। a का 3 मान हो सकता था जिससे कि त्रिभुज बनता, तो कुल त्रिभुजों की संख्या 3 होती। बस यही चीज़ यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में उत्तर करेंगे। अगर नहीं समझ में आया, नहीं हो पाया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपको कमेंट में पूछना पड़ेगा कि सर बताइए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। देखो क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 है, BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि ऐसा ऐसा है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है? देखो भाई, इसको भी बढ़िया से एकदम पिक्चर बनाते हुए समझते हुए चलेंगे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। ठीक है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं। एक त्रिभुज हम लोग खींच लें पहले, ये एक त्रिभुज मान लो खींच लिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, BC पर 2 बिंदु D और E है कहा जा रहा है। ठीक है, BC पर 2 बिंदु खींच लो। BC कौन होगा? आधार होगा, तो पहले आधार का नाम दे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है BC। यहाँ पे मान लो 2 बिंदु है D और E, इसी पे कहीं कहीं होगा, यहाँ होगा। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, चलो हम लोग पहले त्रिभुज तो खींच लें। आ जाओ, त्रिभुज खींचो। यहाँ से इस D को भी मिलाओ और इस E को भी मिलाओ। ठीक है, D और E 2 बिंदु थे और इसको इस तरीके से हम लोग मिला दिए। क्या क्या रहा है उसको समझो। अब इसमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, A कहाँ है? ऊपर होगा कहीं, यहाँ पे है ना। अब देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी त्रिभुज में जब त्रिभुजों का आधार जो है वो बराबर होता है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, BD, DE, EC तीनों बराबर है, मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, तीनों आपस में बराबर है। तो अगर त्रिभुजों का आधार सेम है और ऊपर एक ही बिंदु से तीनों त्रिभुज आ रहे हैं, तो तीनों का ऊंचाई जो है वो भी सेम होगा, है ना। यहाँ जो ऊंचाई होगा वो तीनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का काम करेगा, इसके लिए भी ऊंचाई होगा, इस हरे वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगा और इधर वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगा। तो तीनों के लिए आधार भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर, तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। आ रहा बात समझ में? हम जो मौखिक तौर पर आप लोग को समझा रहे हैं वो इतनी आसान बात है, जिसको लिख के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा। ठीक है, मेरा कहना यह है कि BD, DE और EC तीनों आधार बराबर है, और चूंकि शीर्ष तीनों का एक ही है, A शीर्ष है, तो उससे सामने वाली भुजा पे जो लंब डालोगे वो लंब इस पहले त्रिभुज, 1 नंबर त्रिभुज, 2 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज, तीनों के लिए ये लंब का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो अगर तीनों के लिए ऊंचाई और आधार बराबर है तो तीनों का क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, है ना। तीनों का क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर पूरा क्षेत्रफल 39 है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 13, इसका भी क्षेत्रफल होगा 13 और इसका भी क्षेत्रफल होगा 13, तीनों 13 13 13 होंगे। और पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज ADC, ADC कौन सा त्रिभुज हो गया भाई, A, D और C, ये वाला त्रिभुज। मैंने 2 त्रिभुज जोड़ के बता दो तो 13 दूना 26 होगा, ऑप्शन नंबर A। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया तो इस पर कलम भी चलाने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये सब क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन करके लोग बनाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए,
हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए, जो भी नए वीडियोज़ आते हैं उसको पूरा देखिए, हिम्मत बिना हारे हुए। हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लड़के हैं, क्लिक करते हैं, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई वैसा कॉमेडी चल नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, चुटकुले शायरी ये सब नहीं हो रहे हैं। तो भाई मेरे, वो हो या ना हो, मैथ जरूर हो रहा है। अगर आपको मैथ से लगाव है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 30 35 40 सेकंड देख के निकल जाने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग तो ये भी देखते हैं, पूछते हैं सर आपके तो वीडियोस में आप ही नहीं होते हैं। भाई मेरे को देख के क्या कर लोगे यार, गणित को देखो, ठीक है, गणित से ही तो मतलब है तुमको एग्जाम में पास होने के लिए। देखो अगला क्या कहा जा रहा है कि यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अंतः त्रिज्या मतलब भीतर वाला कौन? सर्किल। ठीक है, अब देखो एक हम लोग वो भी बना लेते हैं। चलो ये है एक सर्किल, और चूंकि सर्किल अंदर है तो बाहर से बनाना पड़ेगा त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बना ले बाहर से। ठीक है, चलो मान लो कि ये त्रिभुज है, काम लायक बन गया, कहीं किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर एक सर्किल है और अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बिना कॉन्सेप्ट समझे हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, देखो भाई ये है इसका अंतः त्रिज्या। ठीक है, जो इस तरफ भी आएगा, इस भुजा पर भी पड़ेगा और इस भुजा पर भी पड़ेगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं कि देखो ये है R, ठीक है, त्रिज्या R, और परिमाप दिया हुआ है 64। ठीक है, ये ABC ट्रायंगल है, एंगल A के सामने स्मॉल है, B के सामने स्मॉल B, C के सामने स्मॉल C, ये है, और आपको A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ है 64। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, बता देखो एक लाइन में आपको बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम पूरा फॉर्मूला आपको समझाना चाहते हैं कि कभी भी किसी तरह का ट्विस्ट हो तो आप आसानी से कर पाए। देखो जैसे मान लो कि इस B से इस केंद्र को मिलाओ। ठीक है, इस B से इस केंद्र को मिलाओ, ये हो गया। एक बार समझ लिया ना, दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां सेंटर जो है इसको नाम दे देते हैं हम लोग O। तो इस OBC जो ट्रायंगल है, OBC ट्रायंगल, इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई आधार है A और ऊंचाई का काम ये R कर रहा है। मतलब इस OBC ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो 1/2 गुने आधार A गुना ऊंचाई R होगा, है ना। उसी तरीके से अगर ऐसे मिला दोगे तो OAB ट्रायंगल, इधर वाला जो ये ट्रायंगल है, इसका क्षेत्रफल आप क्या कह सकते हैं? 1/2 गुने आधार का काम C करेगा, ऊंचाई का काम R करेगा। उसी तरीके से तीसरा ट्रायंगल जो है OAC, इसमें 1/2 गुने आधार का काम B करेगा और ऊंचाई का काम R करेगा। ये तीनों मिला के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे जुड़ के, और सब में से अगर 1/2 और R कॉमन ले लें तो A प्लस B प्लस C होगा, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये हम लोग को पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 1/2 और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 8 और A प्लस B प्लस C मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर P लिख देने से कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि P से परपेंडिकुलर भी दिखाते हैं हम लोग ट्रायंगल में। ठीक है, ठीक है, पेरीमीटर कितना है भाई? 64। तो 8 गुना तीनों का जोड़ कितना है? 64। ये आपका क्षेत्रफल का मान देगा। तो 2 से आप काट सकते हैं 64 को 32 बार में, और 32 गुना 8 कितना हो जाएगा भाई? तो क्षेत्रफल का मान आ गया 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256। आ रहा बात समझ में? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 256 क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। तो आप इससे एक चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? कि क्षेत्रफल का मान जो होता है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होगा? 1/2 गुना अंतः त्रिज्या
गुना परिमिति। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। क्षेत्रफल का मान 1/2 गुना अंतर त्रिज्या गुना परिमिति। कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं और लड़के घूमते रह जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्वेश्चन से कई बार आपको क्षेत्रफल और अंतर त्रिज्या दे देगा, बोले आप परिमिति बताओ। ठीक है, तो फिर आपको परिमिति निकालने के लिए फिर आप कहीं देखेंगे कि 2 गुना क्षेत्रफल बटा में अंतर त्रिज्या करके फॉर्मूला किताब में लिखा रहेगा। मत करो ये सब मत करो। कितने फॉर्मूला याद रखोगे भाई? हर एक स्टेप के लिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़े याद रखोगे, एक याद रखो और उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एग्जाम में जाओ भूल जाओगे आगे 2 था कि नहीं था। ठीक है, ये सब अक्सर लड़के करते हैं, तो इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब देखो, तो त्रिभुज का आधार का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात दिया, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, मतलब B1 गुना H1, पहला वाला त्रिभुज। 1/2 गुना B2 गुना H2, ये क्या होगा भाई? पहला क्षेत्रफल बटा दूसरा क्षेत्रफल। कायदे से तो यही होना चाहिए, इसका फॉर्मूला देख के समझ में आता है। और हाफ ऊपर नीचे है तो खत्म हो जाएगा। अब आधार का अनुपात दिया हुआ है, आधार कौन? B1/B2, ये आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? तो 4/5। इससे आसान कोई बताएगा? बताओ। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात पूछता है, तो H1/H2 ये निकालना है। और इधर 8/15 दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात। कुछ नहीं है, काट लो। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, मतलब H1/H2 निकल के आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर कुछ और नए ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारना है, जुड़े रहना है। एग्जाम की तैयारी तब तक करना है जब तक कि एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।